नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। और आज थी वीकली एक्सपायरी भी, और जो एक्सपायरी हुई है वो 17,900 के ऊपर देखने को मिली। आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखी गई निचले स्तरों से। निफ्टी करीब 12 अंक ऊपर बंद हुआ और बैंक निफ्टी भी हरे निशान में ही बंद हुआ। यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली, करीब 200 अंक की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दिन भर का उतार चढ़ाव का माहौल जारी रहा, लेकिन आखिरी कुछ मिनटों में यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखी गई बाजार में। आज जो सपोर्ट आया वो रियल्टी, पावर और मेटल शेयरों से आया। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि आईटी और ऑयल एंड गैस शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। और किस तरह का एक्शन था दिन भर ये भी समझ लेते हैं। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी लेकर। प्रियंका, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, देखिए आज मार्केट्स में आज लग रहा था कि जो शुरुआत में शायद एक प्रेशर रह सकता है एक्सपायरी के दिन पे, लेकिन हर डिप बॉट हुआ है यहाँ पर। और आप देखें तो 16,950 के ऊपर, 17,950 के ऊपर आज एक्सपायरी हुई है। और लास्ट आवर में ये अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अगर हम यहाँ गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो जो ये रिकवरी थी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंकिंग स्टॉक्स का भी था। हालांकि हेवी वेट्स ने परफॉर्म नहीं किया, चाहे रिलायंस, HDFC बैंक जैसे या फिर बजाज ट्विंस जैसे काउंटर हो। लेकिन जो दूसरी आपको गेनर्स निकले बैंकिंग स्पेसिस में, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे स्पेसेस थे। PSU बैंक में आपको तेजी दिख रही थी। कल भी फाइनेंस काउंटर्स थे, आज बहुत कुछ सिलेक्टिव फाइनेंस काउंटर्स थे। हालांकि उसके अलावा आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये कुछ टॉप गेनर्स है जो हम देख रहे हैं, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, भारती एयरटेल, ये दूसरे कुछ और गेनर्स थे। मिड कैप स्पेस में आज हम देखें तो कुछ स्टॉक्स में और सेक्टर्स में बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिले। IRCTC अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ देखने को मिली। पूरा पावर और जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस है, वो पिछले 3 दिन से बता रहे हैं कि वहाँ पावर रिफॉर्म्स के चलते कुछ वहाँ रिफॉर्म्स है, कुछ रिलैक्सेशन है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि उस स्पेस में पूरी अच्छी तेजी है। आज अदानी पावर में आज के दिन भी तेजी थी, कल भी तेज था एक काउंटर। और दूसरे कुछ और मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स जैसे BF यूटिलिटीज जैसे काउंटर्स थे जिसमें अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा और दूसरे स्पेसेस में कहाँ तेजी, पूरा सीमेंट पैक आज, उसमें तो लॉन्ग बिल्टअप भी हुए हैं, लास्ट आवर में भी इनफैक्ट कैरी भी हुए हैं, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने कैपेक्स प्लान अनाउंस किए थे। और उसके बाद हमने देखा पूरा सीमेंट स्पेक हो, चाहे श्री सीमेंट हो, ACC, अंबुजा, डालमिया भारत हो, इंडिया सीमेंट्स हो, इन सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। फॉर दैट मैटर इंडिया अदानी एंटरप्राइज, क्योंकि उसमें भी एक सीमेंट का कंपोनेंट आ जाता है, वहाँ पर भी आपको आज अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं। दूसरे जो स्पेसेस थे, राइस स्पेस हो गया, वहाँ अच्छी तेजी थी। तो बहुत ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो स्पेसेस हैं वहाँ पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिली। और कुछ सिलेक्टेड फाइनेंस काउंटर्स में भी आज के दिन अच्छी तेजी देखने को मिली। तो एक्सपायरी ऑन अ हायर नोट हुई है, जहाँ लग रहा था कि शायद थोड़ा प्रेशर आ सकता है बाजार में, लेकिन अभी भी आप देखेंगे लॉन्ग के ट्रेड इनिशिएट हुए हैं और एक्सपायरी आपको ऊपर 17,950 के ऊपर एक्सपायरी होते हुए आज के दिन में दिखाई दी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका इस सारी जानकारी देने के लिए। तो शुरुआत में आज हम देख रहे थे कि जो मार्केट की शुरुआत थी वो हल्की कमजोरी के साथ हुई थी और एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि इतनी अच्छी क्लोजिंग रहेगी, लेकिन एक्सपायरी आज हायर नोट्स पे देखने को मिली और 17,900 के ऊपर हमने देखा कि आज निफ्टी ने एक्सपायरी दी और आगे भी तेजी देखने की उम्मीद बरकरार है। आगे बढ़ते हैं और इस मार्केट में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ये भी समझ लेते हैं। और मिराय एसेट म्यूचुअल फंड के स्वरूप मोहंती ने हमसे खास बातचीत में कहा कि भारतीय बाजार के वैल्यूएशन काफी वाजिब है। उनके मुताबिक लार्ज कैप कंपनियों में निवेश के शानदार मौके हैं। देखिए, अगर खुद मार्केट में निवेश करें या डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करें, जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा बहुत मैं सहमत हूं, उनको देखना चाहिए। बट जो एक फंड मैनेजर के जरिए में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको फंड मैनेजर पे भरोसा रखना चाहिए। और उनके लिए तो एक ही रूल होना चाहिए कि व्हेन टू इन्वेस्ट इज व्हेन यू हैव द मनी। दैट इज व्हाई वन हायर्स द फंड मैनेजर। जो हो रहा है मार्केट में, जिनका वेल्थ बनता है, जो बाजार में निवेश करते हैं उनका वेल्थ बनता है, बाजार के बाहर जो बैठते हैं उनका वेल्थ कभी नहीं बनता है। सो पार्टिसिपेशन इन द मार्केट इज प्राइमरी। ये कब मार्केट का रुख बदलेगा अगर किसी को पता होता तो उनका स्टेटस कुछ और ही होता है, राइट? सो द बेसिक जो हम कहते हैं कि हमेशा रिमेन इन्वेस्टेड एज पर योर एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन से पैसा बनता है, ओवर एलोकेशन से पैसा घट भी सकता है। सो जितना एलोकेशन है वो तो आप निवेश डेफिनेटली करें और उसका कोई टाइमिंग का कोई सोर्स ही नहीं है। अभी जो रन अप हुआ है, इट वाज अ मार्केट वेटिंग टू हैपन।
इंडिया के फिगर्स या आंकड़े काफी ठीक ठाक थे पोस्ट कोविड। एक कारण के वजह से देयर वाज आउटफ्लो ऑफ एफआईज, बट जब वो कारण धीरे धीरे नॉन के टेरिटरी में जा रहा है, जैसे यूएस मार्केट्स थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर रहे हैं, उनके इन्फ्लेशन के व्यूज चेंज हो रहे हैं, और इधर देखें तो इंडिया के मार्केट्स और अंडरलाइंग कंजम्पशन डिमांड या फिगर्स और कॉर्पोरेट अर्निंग जो भी आप बोल दें, वो ठीक थे। एक ट्रिगर की वेट थी, वो ट्रिगर शायद ऑयल प्राइसेस की ईजिंग के लिए था, और उससे कुछ एफआईज वापिस आ गए, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा आया है, 3.5 बिलियन ही आया है, उससे ये मार्केट एक रन अप हो गया है। एक इंटरव्यू भी मैं आपका पुराना पढ़ रही थी स्वरूप, जिसमें आपने क्लियरली कहा था, हालांकि आपने बहुत पहले, ये जब कोविड से पहले प्री कोविड लेवल्स, जब कोविड चल रहा था उसी दौरान पर आपने कई सारी और भी असम्पशंस और फोरकास्ट बताए थे, वो चाहे निफ्टी स्टॉक्स के लिखे हो, ब्रॉड बेस्ड रैली की बात की हो। एक और सेक्टर जिस पर आप अपना व्यू शेयर कर रहे थे वो है पावर स्पेस। आपको क्या लगता है पावर स्पेस पे, क्योंकि ये स्पेस अच्छी खासी डी रेटिंग झेल चुका है, ESG कंसर्न्स रहे हैं, पावर स्पेस में क्या व्यू होना चाहिए, ट्रेडिशनल पावर स्टॉक्स या फिर ग्रीन एनर्जी, कौन सा स्पेस आपको ज्यादा लुक्रेटिव लगता है फॉर लॉन्ग टर्म नाउ? ग्लोबली तो ESG विल प्ले, एंड इंडिया में भी ESG विल प्ले आउट। सो मेरे हिसाब से इसको आप डाइवर्सिफाइड के फंड के जरिए से लेंगे तो बेटर है। सेक्टर स्पेसिफिक तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट हमारे जो सेक्टर्स है उसमें पावर इतना ज्यादा फोकस में नहीं है, बट ब्रॉडली पावर इतना निश एरिया हो जाता है, तो मेरे हिसाब से वो एक डाइवर्सिफाइड के फंड के थ्रू अगर निवेश करे तो बेटर हो। प्लेजर टॉकिंग टू यू। बाजार पर जिस तरह आप अपना रुख रख रहे हैं, पर्टिकुलरली ब्रॉडर इंडेक्सेस की अगर बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी में काफ़ी मजबूतियां हम देख चुके हैं। क्या अब शिफ्ट मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ होना चाहिए इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, या फिर पोजिशनल ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस जहां पर ट्रेड बनाने की कोशिश हो रही है? क्या आपको लगता है अब मिड कैप की तरफ बढ़ना चाहिए? क्योंकि अब भी हम देख रहे हैं जहाँ वॉलेटाइल ट्रेड्स है, मिड कैप इंडेक्स आज परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स वहाँ पर अमूमन लगातार नजर आते हैं। Our view has been very large cap based till now, क्योंकि जो सेलिंग भी हुई थी वो लार्ज कैप निफ्टी 50 स्टॉक्स में हुई थी, तो वापसी हमें ये लग रहा था कि निफ्टी 50 रैली तो वाज ऑन फ्रॉम अ रिस्क रिवार्ड पर्सपेक्टिव वाज लुकिंग बेटर। अगर आप देखें तो लास्ट एक महीने से निफ्टी 50 हैज डन वेल, बट जो आप कह रहे हैं थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि मिड कैप जो एक बेसिक 1.5 साल से एक डिफरेंट रूट लिया है आफ्टर द कोविड रैली, सूनर और लेटर मिड कैप तो अट्रैक्टिव लगेगा ही लगेगा। बट अगेन मिड कैप में ना एक रोमांच आ जाता है, या एक लगाव रहता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का, तो एलोकेशन के तय में रहें तो मिड कैप में बहुत स्कोप है। ये फैक्ट है कि पोस्ट कोविड सम ऑफ द मिड कैप कंपनीज के बैलेंस शीट्स विल बी टेस्टेड, इसलिए हमारा व्यू ज्यादातर पोस्ट कोविड लार्ज कैप की तरफ झुका हुआ था, बट थोड़े बहुत तो अट्रैक्टिव लगने लगे हैं मिड कैप्स, तो एलोकेशंस तो डेफिनेटली बनते हैं इन मिड कैप्स गोइंग फॉरवर्ड। आई वोंट से द सेम अबाउट स्मॉल कैप्स। मेरे हिसाब से स्मॉल कैप्स स्टिल वेट एंड वॉच। बिल्कुल, तो ये थे स्वरूप मोहंती मार्केट पर अपनी राय देते हुए। चलिए एक और कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, और IDBI बैंक भी आज फोकस में था, और यहाँ खबर आ रही है कि अब विनिवेश की जो प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है, और विनिवेश के लिए PE फंड्स के साथ बातचीत की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं शरद के पास। शरद बताइए। रिपोर्ट्स आ रही है कि IDBI बैंक के जो स्टेक सेल की न्यूज़ है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने रीच आउट की है आपके प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जैसे कि TPG, कार्लाइल और कनाडा के वॉरेन बफे, प्रेम वात्सा के फेयरफैक्स होल्डिंग्स को लेकर। अब ये जो है ऑफकोर्स डाइवेस्टमेंट के लिए है, और ये पूरी मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट और LIC की खरीदारी के जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है उसको गॉज करने के लिए गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट दिखा रही है इस पे। PE फंड जो होते हैं ये यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, कहा जा रहा है रिपोर्ट से कि आइदर वो पार्टनर कर सकते हैं आपके डोमेस्टिक लोकल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को, या एक कंसोर्टियम वाले इन्वेस्टर्स रहेंगे उनके साथ जो है स्टेक सेल में जो है भागीदारी कर सकते हैं। अगर प्रमोटर स्टेक की बात करें तो गवर्नमेंट का लगभग 46% का स्टेक है और LIC का 49% का। अगर ओवरऑल दोनों को कंबाइन करें तो ऑलमोस्ट 95% स्टेक है, जिसका मार्केट वैल्यू 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। हाल ही में जो है हमारे ET नाउ स्वदेश को जो है एक्सक्लूसिवली हमें पता चला था कि गवर्नमेंट जो है इस साल डिसइन्वेस्टमेंट कंप्लीट शायद ना हो पाए, लेकिन जो काम है डिसइन्वेस्टमेंट का वो स्टार्ट हो चुका है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है एक अप्रूवल लेने की कोशिश की है FDI लिमिट और PE इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए IDBI बैंक के लिए। और हाल ही में DIPAM ने रोड शोज़ भी किए हैं ऑल अक्रॉस US, यूरोप
और मिडल ईस्ट, तो ऑफ कोर्स IDBI बैंक के जो स्टेक सेल है उस पर ज़रूर फोकस रखिएगा। और एक और स्टॉक का रुख करते हैं। IRCTC भी खबरों में है और IRCTC ने अपने ग्राहकों के डेटा के मोनेटाइजेशन की तैयारी कर ली है। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं समीर के पास। समीर, बताइए क्या कुछ जानकारी है आपके पास? सिर्फ देश नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक रीजन में भी एक बड़ी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी कि रेलवे PSU IRCTC अपने डिजिटल डाटा के मोनेटाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रही है। मुद्रीकरण करना चाहती है अपने डिजिटल डाटा को और इसी दिशा में IRCTC ने ई-टेंडर जारी किया है कंसल्टेंट के नियुक्ति को लेकर के। इस कंसल्टेंट की जिम्मेदारी ये होगी कि वो ये तय करेगा कि कौन सा डाटा उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है उसके मोनेटाइजेशन के लिए, चाहे वो पैसेंजर सेगमेंट का हो, फ्रेट सेगमेंट का हो या फिर किसी अन्य प्रोजेक्ट से जुड़ा हो। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो डाटा मोनेटाइजेशन जो IRCTC कर रही है, इससे IRCTC अपने लिए सालाना 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आमदनी या आय इकट्ठा करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 600 से 700 करोड़ की योजना है सालाना इतनी कमाई ये जो डिजिटल डाटा IRCTC के पास में है इसके मोनेटाइजेशन के जरिए। तो जो ये टेंडर प्रोसेस है इसमें टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख 29 अगस्त है। लेकिन ये आखिर कर क्यों रही है IRCTC? अगर IRCTC के पूरे बेस को देखें तो IRCTC के पास में पैसेंजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डाटा काफ़ी उसका बड़ा बेस है। मसलन यात्री किस सेगमेंट में कितना यात्रा कर रहे हैं, कौन सी क्लास में यात्रा करते हैं, किस सेक्टर में यात्रा करते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य जो डाटा IRCTC के पास मौजूद है उसका बेस तगड़ा है। इसके साथ ही जो फ्रेट सेगमेंट माल ढुलाई में भी कौन किस सेगमेंट का पार्सल किस सेक्टर पे उसकी माल ढुलाई हो रही है, ये भी इंफॉर्मेशन IRCTC के पास में है। इसके अलावा IRCTC टूरिज्म क्षेत्र में भी उसके पास कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कई नए प्रोजेक्ट वो चलाने की योजना बना रही है। इन तमाम जो डाटा है इसको IRCTC मोनेटाइज करना चाहता है और इसी के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति को लेकर के यहाँ पर टेंडर जारी किया गया है। अब ये जो कंसल्टेंट है इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी होगी कि मोनेटाइजेशन यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, इसका मुद्रीकरण तो हो लेकिन ये साथ ही साथ प्राइवेसी या IT लॉस का उल्लंघन ना करे, तो ये भी कंसल्टेंट को तय करना होगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है माना जा रहा है कि तकरीबन 1 महीने में कंसल्टेंट की नियुक्ति हो जाएगी, 1 से 1.5 महीने में, और उसके बाद कंसल्टेंट की नियुक्ति के बाद में तकरीबन 3 से 6 महीने के भीतर ये कंसल्टेंट अपना एक फाइनल DPR IRCTC को सौंपेगा, जिसके बाद इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। ये एक बड़ी तस्वीर अगर देखें तो सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की तरफ कदम बढ़ा रही है और उसमें जो रेलवे के हिस्से में जिम्मेदारी है उसमें IRCTC अपनी तरफ से डाटा मोनेटाइजेशन के लिए आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर IRCTC जो डाटा है उसके मोनेटाइजेशन को लेकर के टेंडर जारी कर रही है और जो सालाना कमाई देख रही है वो 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस वक्त उम्मीद लगाए बैठी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर ये सारी जानकारी देने के लिए। और आज हम देख रहे थे कि IRCTC के स्टॉक में 6% तक की तेजी भी देखने को मिली थी। एक बड़ा मोनेटाइजेशन प्लान यहाँ पर IRCTC की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं मारुति का। मारुति सुजुकी ने ऑल्टो K10 लॉन्च कर दिया है। इस पर कंपनी के सीनियर ED शशांक श्रीवास्तव ने हमारे सहयोगी दानिश आनंद से खास बातचीत की और बातचीत में शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि SUV सेगमेंट को मजबूत करने की ज़रूरत है। हम ऐसा जुड़े हैं मिस्टर शशांक श्रीवास्तव, ही इज़ द सीनियर ED सेल्स एंड मार्केटिंग मारुति सुजुकी इंडिया से। E10 और स्वदेश से बात करने के धन्यवाद। आज आपने ऑल्टो K10 को लॉन्च करा है। सबसे पहले सर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस गाड़ी से, और ये एक समय को अगर हम देखें तो आपने तब लॉन्च करा है जब एक कंज्यूमर सेंटिमेंट मिड साइज SUVs की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जी, आपका बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो रुझान है कंज्यूमर का डिज़ाइन के मुतल्लिक वो थोड़ा SUV की तरफ गया है। लेकिन मैं आपको एक अदद शुमार दूंगा जिससे आपका शायद आपका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा नज़रिया जो है वो आपका थोड़ा बदले। और वो ये कि ये जो सेगमेंट है हैच का सेगमेंट, ये अभी भी बहुत बड़ा सेगमेंट है। ये SUV जितना बड़ा सेगमेंट है, लगभग उसी के बराबर ये सेगमेंट है। इस सेगमेंट में हैच में पिछले जो गुज़िश्ता माली वर्ष था 21-22 का, उस साल में 11,52,000 गाड़ी बिकी है, जिसमें से मारुति सुजुकी ने 7,88,000 गाड़ी बेची। यानी हमारा इस सेगमेंट में जो मार्केट की हिस्सेदारी है, बाज़ार की हिस्सेदारी है, वो 70% के करीब है। तो ये सेगमेंट में वॉल्यूम बहुत है। और दूसरा अगर आप देखें, एक दूसरा मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूंगा कि जो सबसे जो टॉप 4 हैं जो
जो फहरिस्त है अगर आप टॉप सेलिंग कार्स की देखें, उसमें पहली 4 गाड़ियाँ तो हैच हैं और यही ऑल्टो जिससे पिछले साल 1,45,000 या 46,000 गाड़ी 1,46,000 गाड़ी बेची, उसका सेल किसी भी SUV से ज़्यादा है। तो आज भी ये सेगमेंट रेलिवेंट है और मेरी नज़र में ये आगे आने वाले टाइम में भी रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि इंडिया का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो एक बहुत ही एक यंग डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है। 65% लोग जो हैं हमारे कंट्री में वो 30 साल से कम उम्र के हैं। तो उनकी जैसे ही माशी ग्रोथ होती है, इकनॉमिक ग्रोथ होती है, तो आपने देखा होगा कि ये रिक्वायरमेंट बढ़ती है ट्रांसपोर्ट की। तो इस लिहाज से मेरे नज़र में ये बहुत ही अहम सेगमेंट है और हमें उम्मीद है कि इससे हमारे को और वॉल्यूम आएंगे। सर, मारुति एज अ होल एक मार्केट लीडर है और आपका एक टाइम पे मार्केट से 50% के ऊपर था, एंड सिंस ऑल्टो आपका एक वॉल्यूम बेस्ड कार है, ज़्यादा आपकी गाड़ी बिकती है, तो आपको लगता है कि इस ऑल्टो K10 से और बाकी की ऑफरिंग से आपका जो मार्केट शेयर है वो 50% के ऊपर वापस आएगा? कितना आपका टारगेट है कि जल्द से जल्द 50% के ऊपर मारुति का मार्केट शेयर हो? जी, हमारा हदफ तो 50% ही है मार्केट शेयर का। ये मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है। और अगर आज हमारा 50% से कम है मार्केट शेयर, तो उसकी बुनियादी वजह हमारा जो SUV में मार्केट शेयर है वो थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप SUV को हटा दें तो हमारा मार्केट शेयर आज भी 65% के करीब है। तो वो जब 65% नॉन SUV मार्केट शेयर है, जैसे ही आप उसमें SUV की जो है वो नंबर्स डालते हैं तो वो 50 के नीचे आ जाता है। तो लिहाजा हमें ज़रूरी है कि हम अपना SUV सेगमेंट को भी स्ट्रेंथन करें और ये जो सेगमेंट है नॉन SUV का, हैचेस का सेट, उसको हम फर्दर एनहांस करें और उसमें हम बढ़ोतरी करें और उसमें अपने जो मार्केट हिस्सेदारी उसमें और इजाफा करें।